दो दोस्त अपने कॉलेज के पुनर्मिलन के लिए गाड़ी चला रहे हैं। इवान एक पुलिस अधिकारी है जो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वह अपने जीवन से बहुत संतुष्ट है। दूसरी ओर इवान काफी शर्मीला और अंतर्मुखी है, और जब वे सड़क पर तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए एक लड़की की कार रोकते हैं तो वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी सहपाठी जैस्मीन होती है, जो अब एक पत्रकार है। पार्टी में जाने का इवान के कॉलेज जीवन में एक इतिहास था, लेकिन यह कभी आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए रे ने इस बार इवान को जैस्मीन के साथ संबंध बनाने के लिए मनाने का अवसर लिया, लेकिन इवान बहुत शर्मीला है, इसलिए वह बार बार रे से कहता है कि ऐसा मत करो, ये बातें कहो, मैं कुछ नहीं कर सकता। रे कहता है कि इवान तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। वह इवान की टिंडर प्रोफाइल को जबरदस्ती देखता है और उसे परेशान करना शुरू कर देता है, क्योंकि यह एक हैलोवीन पार्टी की तस्वीर है जिसमें एक अन्य लड़की और उसका बेटा हैलोवीन के रूप में तैयार है। वे तीनों पार्टी में हैं। रे ने फिर से इवान से कहा कि तुम आज बहुत सुंदर लग रहे हो और तुम्हारा नया परफ्यूम भी बहुत आकर्षक है, इसलिए तुम्हें आज कुछ करना चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम इसका मतलब समझोगे। फिर घर के अंदर उनके सहपाठी और पुनर्मिलन हो रहा है। मैथ्यू अपने कॉलेज में उनका स्वागत करता है। मैथ्यू के संग्रह में वे जीवन की बहुत सारी अनदेखी तस्वीरें देखते हैं और वे इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। फिर जैस्मीन मैथ्यू से पूछती है कि आप इतनी बड़ी पार्टी कहाँ दे रहे हैं, आपकी पत्नी कहाँ है बेबी। तब मैथ्यू कहता है कि उसकी पत्नी बेबी यह पार्टी देने जा रहा है। उसकी पत्नी बेबी अपने इतिहास के शिक्षक श्री बटले के साथ अगले शहर में अपने ससुराल गई है। कक्षा के पुनर्मिलन में छात्रों से बात करते हुए वह यह देखकर काफी आश्चर्यचकित है कि वहां केवल एक शिक्षक है। और तब और भी अधिक आश्चर्यजनक बात तब होती है जब विबियन नाम का एक सहपाठी इवान के पास आता है, लेकिन इवान उसे नहीं पहचानता है। विबियन कहती है कि वह सभी को याद करती है और कहती है कि आप ठीक हैं, इसका मतलब है कि आप लड़कों द्वारा बाहर निकाल दिए जाएंगे। वह इवान से कुछ नहीं कहता सिवाय इसके कि शो कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगा। तभी रे अंदर आता है और इवान को बताता है कि मेगन भी पार्टी में है और मेगन रे की पूर्व प्रेमिका है और उनका ब्रेकअप बहुत बुरा हुआ था। सोचा कि वे एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देखते हैं। रे कहते हैं कि देखो मेगन मैथ्यू के साथ कैसे छेड़खानी कर रही है। मैं किनारे पर जाता हूं और सुनता हूं कि वे क्या कह रहे हैं। इसलिए वह बार में आती है और मेगन और मैथ्यू के बगल में खड़ी हो जाती है। फिल्म के मुख्य पात्रों में से एक अमांडा वहां आती है। अमांडा उनके वर्ग से है। वह राष्ट्रपति थी और अब वह राजनीति में शामिल है, भले ही वह इस बार कांग्रेस के लिए दौड़ेगी। उनकी बातचीत से पता चलता है कि अमांडा किस तरह की बदमाश लड़की है। इन सब के बीच मैथ्यू आता है और कहता है कि उसकी पत्नी वीडियो फोन पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहती है। मैथ्यू की पत्नी लिसा सभी को बताती है कि वे बहुत मजाक करते हैं और सावधानी से घर जाते हैं, क्योंकि बर्फीले तूफान की संभावना है, और कहती है कि अगर किसी को ऐसा लगता है तो वे उनके घर पर रह सकते हैं, क्योंकि उनके पास कई अतिथि कमरे हैं। फिर जब संगीत शुरू होता है तो जैस्मीन इवान को नृत्य करने के लिए खींचती है, जहां वह इवान की टिंडर तस्वीर रे की तरह दिखाती है। वह उसे सिखाती है कि वह अभी भी सिंगल है, जबकि रे को जलन होती है जब वह मेगन और मैथ्यू को नाचते हुए देखता है और मेगन और मैथ्यू के बीच आकर उन्हें बुरा दिखाता है ताकि वे नृत्य न कर सकें। तो राय उससे हाथ मिलाती है और उसे समाजोपत कहती है। जब मेगन उसे फिर से मारने जाती है और इवान बीच में आता है और उन दोनों को रोकता है। आज कुछ नहीं होगा, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जिस छोटे पक्षी को आप अपने हाथों से कुचलना चाहते थे वह आज एक सुनहरी बत्तख में बदल गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि रोशनी बंद होते ही आपको वही मिलेगा जो आप करेंगे।
मैथ्यू सभी को घबराने के लिए कहता है। अब रोशनी चालू हो रही है। मैथ्यू इवान को गैरेज में ले जाता है और मुख्य बिजली लाइन चालू करता है, जहां मैथ्यू इवान को अपनी हाई स्कूल फुटबॉल टीम का मुखौटा दिखाता है और कहता है कि उसने इसे बहुत पहले ही प्रबंधित कर लिया था, हो गया, और आज इसे पढ़कर वह सभी को चौंका देगा। इसलिए वह अपनी ड्रेस बदलने के लिए अपने कमरे में जाता है और इवान थोड़ी देर बाद पार्टी में वापस आता है। मैथ्यू मास्क पहनकर पार्टी में आता है और देर रात सभी के साथ नृत्य करता है। बहुत अधिक बर्फबारी होने लगती है। अगले दिन जब जैस्मीन जागती है तो वह मैथ्यू के कमरे में जाती है और देखती है कि किसी ने मैथ्यू को बिस्तर पर गोली मार दी है। जैस्मीन की चीख सुनकर सभी कमरे में भाग जाते हैं। उनके किसी भी फोन पर नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। घर की वाईफाई लाइन भी किसी के पानी में डुबाने से क्षतिग्रस्त हो गई है। जैस्मीन ने अपना फोन चेक किया और कहा कि मैथ्यू ने उसे सुबह 4 बजे एक संदेश भेजा था। हर कोई पूछता है कि क्या उसके पास कोई फोन है। संदेश बैड ने एक तस्वीर भेजी और जैस्मिन को संदेश भेजकर कहा कि आपको कैसे पता चला, और अमांडा ने जवाब दिया कि मैथ्यू ने उसे उसी समय संदेश भेजा था। इसका मतलब है कि वह उस रात पूरी तरह से नशे में था। उनमें से कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या करना है। उनके पास वास्तव में कुछ भी नहीं है। बर्फ के कारण उस समय गाड़ी चलाना संभव नहीं है और शहर तक पैदल चलना बहुत दूर है। इवान अपनी पुलिस कार के पास यह देखने के लिए आता है कि क्या वह किसी तरह अपना रेडियो कनेक्ट कर सकता है, लेकिन वहां उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता है और वह वापस आ जाता है। कहते हैं, क्या किसी को पता है कि कल रात बर्फीला तूफान कितने बजे रुका था? तो हर कोई कहता है कि यह लगभग 3 बजे का समय था। हो सकता है कि मैथ्यू ने सुबह 4 बजे नशे में रहते हुए जैस्मीन को मैसेज किया हो। इसका मतलब है कि मैथ्यू सुबह 4 बजे भी जीवित था, और अगर तूफान 3 बजे रुका तो मैथ्यू जब हत्यारा चला गया, बर्फ में कुछ पैरों के निशान होंगे, लेकिन बाहर कोई पदचिह्न या पैरों के निशान नहीं थे, जिसका मतलब है कि सुबह 3 बजे के बाद कोई भी घर से नहीं निकला था। इसलिए मैथ्यू का हत्यारा अभी भी घर में था, और इसका मतलब उनमें से एक था मैथ्यू था। हत्यारा हर किसी को संदेह से देखता है और अमांडा चाकू पकड़ लेती है और कहती है, यह वियानी का काम है, क्योंकि कल रात उसने सबके सामने मैथ्यू को बताया था कि मैथ्यू ने उसे कॉलेज जीवन में कैसे परेशान किया था। जब कमरे के अंदर तनावपूर्ण माहौल होता है तो रे आता है मैं और हाँ कहता है। हो सकता है कि विवियन ने कल रात शराब के नशे में कमरे में शराब पीते समय मैथ्यू से ये बातें कही हों, क्योंकि मैथ्यू ने वास्तव में उसे कॉलेज जीवन में गोली मार दी थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विवियन ने मैथ्यू को मार डाला। मैथ्यू उस प्रकार का व्यक्ति था जो लगभग हर किसी को पसंद आता है। नापसंद, मुझे लगता है अगर यहाँ कोई मैथ्यू को सबसे ज्यादा नापसंद करता है तो वह इवान है। इसका मतलब यह नहीं है कि इवान ने मैथ्यू को मार डाला। यह देखकर सभी की निगाहें इवान पर टिक जाती हैं। इवान कहता है, हाँ यह सच है कि मैं मैथ्यू को नापसंद करता हूँ, लेकिन यह बहुत समय पहले की बात है। मैं उसके बारे में बात करता हूँ। मेरी स्पोर्ट्स कोटा स्कॉलरशिप खत्म हो गई है। फिर पता चला कि कॉलेज लाइफ में मैथ्यू ने एक बार प्रैक्टिस के दौरान इवान का घुटना तोड़ दिया था। इवान सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे मैथ्यू पसंद नहीं था। इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने उसे मार डाला। हम सभी हॉट हैं। ठीक है, अब बस इतना ही। हम सभी हर किसी पर संदेह करते रहेंगे। आइए हम सब कुछ खा लें और ठंडा हो जाएं, क्योंकि अब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। जब सभी को ठंड लगती है तो उन्हें याद आता है कि मैथ्यू के कमरे की खिड़की खुली थी, इसलिए यह बहुत ठंडा है। रे और इवान के कमरे की खिड़की खुली थी। मैथ्यू के कमरे की खिड़की। वहां पहुंचने के बाद इवान रे को कुछ भी छूने से मना करता है, लेकिन मुखबिर कुछ भी छूना भूल जाता है। जैसे ही खिड़की बंद होती है, इवान कोठरी में एक गोली का छेद दिखाता है। इवान के मना करने के बावजूद रे कोठरी खोलता है और एक बाली देखता है नीचे लेटा हुआ है। इसलिए वह इवान को बिस्तर के नीचे देखने के लिए कहता है और शिल्पा कान की बाली उतारकर अपनी जेब में रख लेती है।
इवान को पता भी नहीं चलता कि बिस्तर के नीचे कोई नहीं है। तब रे कहता है, अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि चीजें थोड़ी हैं पागल? मेरा मतलब है मैथ्यू। वह बर्फीले बुखार में खिड़की खोलकर क्या कर रहा था और अलमारी में गोली का छेद क्यों है? तब इवान कहता है, देखो भाई, मैं कोई जांच करता नहीं हूँ, मैं मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। फिर भी रे कहता रहता है, देखो हर कोई हमें देख रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। इतना कहने के बाद इवान प्रारंभिक जांच करने के लिए सहमत हो जाता है। इसलिए वे नीचे जाते हैं और सभी को यह बताते हैं, और ठीक है, या तो वे पहले एक दूसरे की जेबों की जांच करते हैं, फिर वे सभी जेबों की जांच करते हुए हर किसी के घर की तलाशी लेते हैं। इवान को रे की जेब में एक बाली मिलती है और वह पूछता है कि उसे यह कहां से मिली। रे कहता है कि उसे यह कल रात डांस के दौरान मिली थी। रे कहता है कि शायद डांस के दौरान किसी ने इसे उतार लिया था, जबकि हर कोई हर किसी के घर की तलाशी ले रहा था। एक घटना घटती है, एक वीडियो कैसेट बिना ध्यान दिए भाग जाता है हर कोई, और जब हर कोई उसका पीछा करता है तो वह कैसेट को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे नष्ट कर देता, हर कोई आता है और उससे कैसेट छीन लेता है। वे कैसेट बजाते हैं और देखते हैं। अमांडा उस लड़की उम्मीदवार के घर जाती है जो उसके विरोध में खड़ी है। कॉलेज जीवन में कक्षा अध्यक्ष वह अपने चेहरे पर मूंगफली का पेस्ट लगाकर आती है और लड़की को एलर्जी की प्रतिक्रिया होती है क्योंकि उसे मूंगफली से एलर्जी है और वह अस्पताल में भर्ती होने का विकल्प नहीं चुन सकती है। और यह पूरा वीडियो मैथ्यू द्वारा शूट किया गया था। फिर अमांडा कहती है कि मैं सहमत हूं कि मैंने ऐसा किया है, लेकिन इसीलिए मैंने मैथ्यू को फोन नहीं किया। तब रे ने कहा कि सबको सच बताओ कि वास्तव में क्या हुआ था। अमांडा का कहना है कि किसी ने उसे कुछ दिन पहले वीडियो की एक प्रति भेजी थी और उसके पास एक नोट था जिसमें लिखा था कि उसे पुनर्मिलन में आना होगा और जाना होगा। ठीक 10:45 बजे गैराज में बिजली की लाइन बंद करनी थी, फिर उसे टेप की मूल प्रति वहां मिल जाएगी, इसलिए उसने ऐसा किया। इसका मतलब है कि पार्टी के बीच में लाइट बंद करना अमांडा का काम था क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। ब्लैकमेल के लिए अमांडा ने सभी से अनुरोध किया कि वे वीडियो को बाहर न निकालें। हर कोई कहता है कि आपने जो किया वह बुरा था, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी कोई भी इस पुरानी कसुमंडी में नहीं जाना चाहता। इसलिए वे रे की कार के पास वापस आते हैं और रेडियो सिग्नल की जांच करते हैं। कोई संकेत नहीं है, इसलिए उन्हें वहां रात बिताने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता है। सभी को सावधान रहने के लिए कहते हैं। एक एक करके वे अतिथि कक्ष में सोने जाते हैं। फिर देखते हैं कि आधी रात में जैस्मीन उठता है और मैथ्यू के अध्ययन कक्ष में जाता है और कंप्यूटर से कुछ दस्तावेज पेन ड्राइव में ले जाता है। जब उसने देखा कि शुभंकर के साथ कौन खड़ा है तो वह भाग गया। उसने उसका पीछा किया और पास के घड़े से रिश्तेदार के सिर पर वार किया और वह चिल्लाया और बेहोश हो गई। सुबह जब जैस्मीन को होश आया तो उसे क्या हुआ, उसने कहा कि मैंने यहाँ पूरी सच्चाई नहीं बताई। वह दरअसल मैथ्यू के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था। काफी समय तक मैथ्यू के बारे में जानकारी जुटाई और उनके सूत्रों के मुताबिक मैथ्यू ने अपने कई ग्राहकों से पैसे का गबन किया जिन्होंने उसके साथ पैसा लगाया था। इसलिए वह अपने करियर में एक बड़ा ब्रेक पाने के लिए इस पार्टी में आया था। वह मैथ्यू के बारे में पूछताछ करने के लिए यहाँ आया था। उसने बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन मैथ्यू के मारे जाने के बाद उसने सोचा कि यह उसके लिए आसान है, इसलिए वह ऐसा करना चाहता था। सभी ने पूछा कि क्या उसे कोई जानकारी मिली है, तो जैस्मीन ने जवाब दिया कि उसने कुछ के अंदर अपने इतिहास के शिक्षक श्री बकले का नाम देखा था, मैथ के महत्वपूर्ण ग्राहकों, और सभी ने मिस्टर बकले को गले लगा लिया और मैं उससे बहुत नाराज हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने गुस्से में आकर उसे मार डाला। इन बाघ पिंजरों में खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने एक कार देखी, एक खुला पिछला दरवाजा जो कल रात यह देखने के लिए नहीं खुला था कि क्या रे और इवान वहां गए थे। कार में कोई और नहीं है, वहां रे की पूर्व प्रेमिका का शव है जिसका नाम मेघ है। फिर हर कोई कमरे में आता है और कहता है कि रे कौन है। कल रात उसके साथ झगड़ा हुआ और आपने उसे आखिरी बार देखा था।
इसका क्या मतलब है? तब इवान कहता है कि मेगन की बालियां आपकी जेब में हैं। रे क्या कर रहा था? तब रे सच बताता है कि उसे यह मैथ्यू की अलमारी में मिला था, लेकिन उसने सभी के बारे में सोचते हुए इसे अपनी जेब में छिपा लिया। अब वह रे के जूते और जूतों को उतारता है और जूते के निशान उस कार के पास पाए जाते हैं जहां मेगन का शव मिला था और जूते के प्रिंट मेल खाते हैं। किसी को भी एहसास नहीं होता है कि यह रे का काम है, लेकिन इवान नहीं कर सकता। इसे स्वीकार करें। बाकी सभी लोग इवान को रे को हथकड़ी लगाने के लिए कहते हैं और हर कोई बेचैन हो जाता है। आप मुझे शांत करने के लिए हथकड़ी लगाते हैं और इस सब के बीच घर पर फोन बजता है। हर कोई वहां दौड़ता है और देखता है कि मैथ्यू की पत्नी फोन कर रही है और फोन कट जाता है और आप देख सकते हैं कि सड़क से बर्फ हटाई जा रही है और इस बार इवान हथकड़ी नीचे ला रहा है और रे से कहता है, चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने ऐसा किया है। जब वे ड्राइंग रूम में आते हैं, वे देखते हैं कि लिसा मीन्स मैथ्यू की पत्नी और एक पुलिस अधिकारी वहां है, लेकिन अचानक वे पुलिस से बंदूक छीन लेते हैं और सभी को मार देते हैं। कहते हैं, चुप रहो और मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि आप सभी सोचते हैं कि मैंने हत्याएं की हैं, लेकिन यह सच नहीं है कि यहाँ बैठे सभी लोग नफरत करते हैं। मैथ्यू इसलिए कोई भी ऐसा कर सकता है, लेकिन मुझे यह देखना होगा कि सबसे मजबूत मकसद किसका था। रे अधिक कहते हैं, हत्यारे ने जानबूझकर पुनर्मिलन का दिन चुना ताकि हर कोई आ सके, और चूंकि मैथ्यू के साथ सभी के अच्छे संबंध नहीं हैं, इसलिए हर कोई संदिग्ध लगता है। तो रे कहते हैं, आइए इस पर शुरू से विचार करें कि मैथ्यू ने देर रात बर्फीले तूफान या कोठरी में बंदूक होने पर खिड़की क्यों खोली। किसी भी बंदूक की आवाज या हम में से किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यह हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि मैथ्यू की पत्नी लिसा ने की थी। तब रे कहते हैं कि उस रात जब मैथ्यू ने अपना बदला लिया था, कपड़े पहने और फुटबॉल टीम का मुखौटा पढ़ने के लिए अपने कमरे में गई, लिसा ने उसे गोली मार दी और मौत का सही समय न पकड़ने के लिए उसने खिड़की खुली छोड़ दी। इसलिए ठंड में शव जम गया और सभी ने कहा कि तुम क्या हो भूल गए, हत्या की रात लिसा अगले शहर में थी। रे का कहना है कि अगला शहर जहां लिसा थी वह यहाँ से 1 घंटे से भी कम दूरी पर है, ताकि लिसा को उसके बारे में सब कुछ पता न चले। यह घर वह अमांडा के वीडियो के बारे में भी जानती थी, इसलिए उसने अमांडा को इस घर में ब्लैकमेल किया और उसे एक निश्चित समय पर बिजली की लाइन काटने के लिए कहा ताकि वह सीसीटीवी फुटेज से बच सके और घर में घुस जाए कोठरी में। और जब मैथ्यू अपनी पोशाक बदल रहा था, लिसा ने मैथ्यू को मार डाला और लिसा ने मसबैक पोशाक को गिरा दिया और एक साथ नृत्य करते हुए नीचे आ गई। इसलिए हर किसी को लगा कि मैथ्यू नृत्य कर रहा है, लेकिन वास्तव में उस समय तक मैथ्यू को मार दिया गया था। यह उसकी योजना थी, लेकिन समस्या तब हो गई जब वह मेगन को कोठरी में छुपते हुए देखता है, क्योंकि कुछ समय पहले मेगन का मेरे साथ एक बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके कारण वह मुझे ईर्ष्या करने के लिए मैथ्यू के साथ कमरे में जाता है और बहुत ज्यादा सोचता है, जहां वह लिसा को चुपचाप अंदर आते हुए देखता है और कोठरी में छिप जाता है और उसके माध्यम से कोठरी में वह हत्या देखता है। लेकिन वह बदकिस्मत है, इसलिए लिसा इसे देखती है और चूंकि लिसा के पास कोई गवाह नहीं होगा, इसलिए वह मेगन को भी मारने के लिए कहता है और मेगन के शरीर को बिस्तर के नीचे रख देता है। फिर वह नीचे आती है और गैरेज में नाचती है और शुभंकर को उतार देती है, कपड़े और सीसीटीवी कैमरा बंद कर देता है और चला जाता है। जब वियन कहता है कि अगर ऐसा है तो लिसा तूफान से पहले घर से निकल गई थी, तब मैथ्यू के फोन से सुबह के 4 बजे थे, जिसने अमांडा और जैस्मीन को उस गंदी तस्वीर के साथ संदेश भेजा था। तब रे ने बहुत नाटकीय ढंग से कहा कि लिसा की साथी लिसा ऐसा नहीं कर सकती, मैंने इसे अकेले किया है, इसलिए उसका एक साथी था और वह कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त इवान था। तब सभी को आश्चर्य हुआ। इवान ने फिर से कहा, अब आप वास्तव में परेशान हैं रे, मुझे लगता है कि वैसे भी खुलकर बात करना बेहतर होता। मुझे लगता है कि इवान ने लिसा की डाल दी अपने पति के सेल फोन पर पासवर्ड ताकि वह मैथ्यू के मरने के बाद संदेश भेज सके। उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि किसी को भी मौत का सही समय पता न चले।
एक और बात जो मुझे हैरान कर रही थी वह यह थी कि हमने गोलियों की आवाज क्यों नहीं सुनी। मेरे दोस्त ने पुलिस साक्ष्य लॉकर से एक साइलेंसर हटा दिया था जिससे लिसा ने मैथ्यू को गोली मारी थी, और अगर इवान ने इसे वापस रख दिया होता तो किसी को पता नहीं चलता कि इसे हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि मेघेर के शव के साथ क्या किया जाए। यह उनकी योजना नहीं थी, इसलिए लिसा को तुरंत निर्णय लेना पड़ा। और जब वह पार्टी में फिशनेट ड्रेस में नृत्य कर रही थी तो उसने इवान को स्थिति के बारे में बताया और उसे बताया कि शव बिस्तर के नीचे है। इसलिए जब मैंने उससे पूछा बिस्तर के नीचे जांच करने के लिए, उसने जांच की और कहा कि बिस्तर के नीचे कुछ भी नहीं है और मेगन की हत्या के लिए मुझे दोषी ठहराने के लिए मैं सबसे अच्छा व्यक्ति था, क्योंकि मैं उसका पूर्व प्रेमी था और उस रात मेरा उससे झगड़ा हुआ था। इसलिए इवान ने कल रात मेगन का शव ले लिया है टोपी के नीचे से बाहर, और मेरे जूते बाहर कार में छोड़ दिए गए ताकि सुबह में हर कोई मुझे दोषी ठहराए। लेकिन रास्ते में उसने जैस्मीन को जागते हुए देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन गैरेज से शुभंकर पोशाक ले ली। मुझे आखिरी बार याद है रात क्या हुआ, तुमने घर सिर पर रख लिया। फिर जैस्मीन ने कैंडलस्टिक के साथ हाँ कहा। रे आप सही कह रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि कैंडलस्टिक को देखकर मुझे अचानक कुछ याद आया, इसलिए अपना फोन निकालें और जैस्मीन और इवान के टिंडर प्रोफाइल पर जाएं। अगली लड़की कौन है इवान के लिए? फिर जैस्मीन ऐसा करती है और कहती है, अरे लिसा। जैस्मीन कमरे में सभी को तस्वीर दिखाती है। इसका मतलब है कि इवान और लिसा परिचित हैं, न कि सिर्फ परिचित हैं बल्कि उनका एक रिश्ता है। इसलिए उन दोनों ने वास्तव में ममदानी के साथ ऐसा किया। सिवाय एक और बात के मुझे संदेह है कि इवान ने आज नहाने के बाद मैथ्यू के बाथरूम से जो परफ्यूम इस्तेमाल किया था और इवान के परफ्यूम की खुशबू भी वैसी ही थी। इसलिए इवान और मैथ्यू एक ही परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं। यह एक फ्रेंच परफ्यूम है और वे दोनों मेरे लिए एक ही परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं। यह बहुत संयोग है। मुझे लगता है कि क्या यह परफ्यूम वही है जो लिसा का है। इतना पसंद है तो इवान कहता है, हाँ मैथ्यू और मैं एक ही परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, तो जो हुआ उसका मतलब यह नहीं है कि मैंने मैथ्यू को मार डाला। क्या आपके पास सबूत है? तो रे कहता है कि आपने इस बारे में फोन पर मैसेज भेजा होगा। इसे लेने के बाद इवान खुशी से हाथ धो बैठता है उसके फोन पर और कहता है कि इसकी जांच करो। पुलिस अधिकारी इवान का फोन जांचता है। यदि आपको कुछ नहीं मिलता है तो रे कहते हैं कि आपको इतना मूर्ख नहीं होना चाहिए कि इन संदेशों को ऐसे ही छोड़ दें। मुझे याद है आपने मुझे एक ऐप के बारे में बताया था जहां आप चाहें तो अपने संदेशों को छिपा सकते हैं। तब इवान का चेहरा काला हो जाता है क्योंकि पुलिस अधिकारी को रे की जानकारी पसंद है। रे अपनी और लिसा की हत्या के बारे में सुनकर खुश हो जाता है। जब वह देखता है कि हत्या को किसने सुलझाया है तो वह उछल पड़ता है और चिल्लाता है। लेकिन अगले दिन अचानक उसे याद आता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त ही हत्यारा है। पुलिस आती है और शवों को ले जाती है। इवान और लिसा को भी पुलिस ने हथकड़ी लगा दी है। जाने से पहले इवान रे से माफी मांगता है। रे इवान से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इवान कहता है कि मैं कुछ नहीं बनना चाहता था, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी पसंद करता हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन रे कहता है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा और वह कहता है कि मैं एक हत्यारा होने के बजाय कुछ भी नहीं बनना चाहता हूँ। यह कहकर वह इवान को छोड़ देता है। हर कोई रे की प्रशंसा करता है और जैस्मीन रे को अपने अखबार में एक जांचकर्ता के रूप में नौकरी की पेशकश करती है। हर कोई उस दिन को याद करने के लिए मैथ्यू के घर के सामने एक तस्वीर लेता है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।